ऑल राइट, तो गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेकंड लेक्चर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास 9th का ये टॉपिक है जिसका सेकंड लेक्चर आज करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, मैटर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम जो बात करने वाले बेटा जी वो है, आज हमें बात करनी है लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में। अब ये लेक्चर किन किन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में जो भी बच्चे हुए हैं उनके लिए। जो बच्चा क्लास 10th में है और वो NSC JS की प्रिपरेशन करना चाहता है अभी से, तो उनको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा और अभी से आपको क्लास 8th में होते हुए ही 9th का सिलेबस करना होगा। तो इफ यू आर इन क्लास 8 देन प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, एंड इफ यू आर इन क्लास 9 देन ऑल्सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज जैसी बाहर सिचुएशन है पेंडेमिक की, तो आई एम श्योर आपको प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल पा रहा होगा, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा होगा। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस लाइव सेशन जिसमें आपको अपने डाउट्स भी क्लियर करने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का ये टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। ऑलराइट, तो लिक्विड स्टेट क्या होता है उसको हम ढंग से पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। लास्ट क्लास में जब हमने बात करी थी तो सॉलिड्स की बात करी थी, एंड इन दैट केस वी हैव स्टडीड वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स्ड in case of a solid. All right, but in this case volume is fixed but shape is not fixed. Okay, चलिए, तो शेप इज नॉट फिक्स, तो इसलिए इस स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड स्टेट जिसमें शेप फिक्स नहीं है। अब द मेन कंसर्न इज व्हाई दिस शेप इज नॉट फिक्स्ड, why this shape is not fixed in case of liquid. लिक्विड के केस में ये फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है? तो इसके पीछे कुछ रीजंस है जो हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, कोई भी स्टेट को जब हम डिफाइन करते हैं देन वी हैव टू क्राइटेरिया, वन इज अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड अदर इज इंटर पार्टिकल स्पेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड इंटर पार्टिकल स्पेस, सो इन दोनों के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कोई लिक्विड स्टेट होगी या कोई सॉलिड स्टेट होगी या कोई गैसियस स्टेट होगी। कैसे? हमने बात की थी जब एक मैटर के बारे में बात करते हैं तो मैटर पार्टिकल से बना होता है और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। लेट्स से दीज आर टू पार्टिकल्स और ये इस ऐसे अट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे रखे हुए हैं। ऑलराइट, तो अगर ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, इनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम है तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वहीं से हमारी स्टेट ऑफ मैटर डिफाइंड होती है। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और इंटर पार्टिकल स्पेस का देखते हैं कि लिक्विड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो सॉलिड से कम है। अब दो पार्टिकल एक दूसरे को थोड़ा कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब अट्रैक्ट कम कर रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो इन दिस केस ऑफ लिक्विड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर बिट lesser than the solid, so the interparticle space is bit larger than the solid. All right, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम इंटरपार्टिकल फोर्सेस एंड इंटरपार्टिकल स्पेस से डिसाइड करते हैं कोई भी स्टेट सॉलिड होगी या लिक्विड होगी। बट द मेन थिंग इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस शेप इज नॉट फिक्स्ड थिंग। ऑल राइट, लेट्स सी दिस। तो अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, जहां पे हमें पता चलेगा कि क्यों लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती है। लिक्विड को किसी कंटेनर में डाला जाता है, उसी की शेप क्यों ले लेता है? ऑलराइट, तो उसी को हम देखते हैं शेप एंड वॉल्यूम। तो लिक्विड का जो शेप एंड वॉल्यूम है, जो शेप जो है वो फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। तो रीजन इसका है बिकॉज लिक्विड जो होता है इट रिजाइड्स इन अ लेयर्ड फॉर्म। लिक्विड की इस तरीके से लेयर्स बनी होती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर द लेयर्स। सो दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो फॉर अ लिक्विड। ऑलराइट, लिक्विड के साथ ऐसा ही होता है, लिक्विड हमेशा लेयर्स की फॉर्म में होता है, ऑल्दो वी कांट सी इट, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर। जब लेयर की फॉर्म में कोई चीज होती है और अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम है दो लेयर्स के बीच में, दो लेयर्स के बीच में, स्टैक्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, सो व्हाट दे डू इज द लेयर स्लिप ओवर ईच अदर। द लेयर स्लिप ओवर ईच अदर। जब लेयर स्लिप करेंगी तो क्या होगा, वो साइड में जो भी एरिया उनको खाली मिलेगा उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ लिक्विड दैट यू आर हैविंग, व्हेन द मोमेंट यू पुट इट इन द ग्राउंड या किसी भी वेसल में इसको रखते हैं हम, तो इसकी लेयर स्लिप करेंगी और इस तरीके से साइड में आ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ड्यू टू लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, फॉर दैट यू शुड नो दैट लिक्विड्स रिजाइड इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर। लेयर में रहता है वो
वो, और वो लेयर जो है उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, उसी वजह से लिक्विड जो है पूरे कंटेनर को फिल कर देता है जिसमें भी उसको रखा जाता है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि लिक्विड जो है वो कंटेनर की शेप क्यों ले लेता है। ऑलराइट, तो आगे मूव करते हैं। बेटा ये जो पॉइंट्स हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के फीचर्स को हम इतना डिटेल में जो कर रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो फाउंडेशन जो है इस चैप्टर का वो जब एकदम प्रिपेयर हो जाएगा तो आगे के कंसेप्ट्स आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द केमिस्ट्री। जब हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है शुरुआत में इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ईजी होता है एंड वी कैन स्किप दैट, बट एक्चुअली दैट इज द मेन पॉइंट जो हमें समझना होता है। उसके बाद इमेजिनेशन चलती है पूरी केमिस्ट्री में। हम इमेजिन करेंगे, अपनी इमेजिनेशन को लेके जाएंगे। जैसे अगर हमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज पता है तो आगे जाके लिक्विड का कोई भी बिहेवियर अगर हमें स्टडी करना है तो हमारे माइंड में क्या आएगा, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं हम, दैट इज रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। ऑलराइट, तो इन द केस ऑफ सॉलिड यू मस्ट हैव सीन द टर्म रिजिडिटी। सॉलिड्स में हमने रिजिडिटी करा था। तो व्हाट इज रिजिडिटी? इनफ्लेक्सिबिलिटी और यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग टू मेंटेन इट्स शेप, जस्ट लाइक दिस पेन। ये इसको अगर हम किसी भी ग्राउंड पे रखेंगे ऐसे ही रखा रहेगा। ऑलराइट, ये अपनी शेप को मेंटेन करेगा, बट द मोमेंट वी स्पिल ओवर सम वाटर और एनी लिक्विड, ओके, तो वो क्या करेगा, वो फैल जाता है, लिक्विड पूरा फैल जाता है, फ्लो करता है, लिक्विड फ्लोज। ओके, तो रिजिड जो चीजें होती हैं उसी का जस्ट ऑपोजिट होता है फ्लूइड। So rigid and fluid are just opposite thing. Rigid हमने क्या था in the case of solid, but in the case of liquids are fluids. They are not rigid. They cannot maintain their shape due to that layered structure. All right. तो यहाँ पे क्या है? Rigid is something that is unbending or inflexible. Okay. So solids are rigid due to their strong force of attraction. But in the case of liquid have tendency to flow, and this tendency of flow makes anything a fluid. So anything that flow is called a fluid. So we are having two states of matter that flows. First is liquid and second is gaseous. So both of them flows. Both of them have a property of fluidity. Both of them are fluid. तो fluid अगर जो दोनों हैं तो उनका प्रॉपर्टी है फ्लो करने का। ऐसा क्यों होता है? Because both of them are having weak attractive forces. एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के लिए अट्रैक्शन कम है तो क्या करते हैं, लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं अपने आसपास के पार्टिकल को, तो इसलिए पार्टिकल फ्लो करते रहते हैं, they just flows down. ऑलराइट, तो ये हमारी रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट टर्म्स हैं। रिजिडिटी किसके लिए होती है बेटा? सॉलिड्स के लिए, एंड फ्लूइडिटी किसके लिए होती है? गैस एंड लिक्विड्स के लिए। बोथ ऑफ देम आर फ्लूइड्स। ऑलराइट, बोथ ऑफ देम आर फ्लूइड्स. So this is the main property of liquid, fluidity. Next, diffusion. We have already done this thing in solid, but here we can also see, because this is the major property of liquid and gases. So this is not a property of solids, this is the property of liquid and gases. So this is also the main property of a fluid, you can say. Diffusion is what? Mixing ability. And what is this mixing? Mix तो हम किसी भी चीज को कर सकते हैं, like in the case of solids also we can mix two solids also. Like you have seen the examples of alloys. Alloy में क्या होता है? Alloy is a mixture of two or more metals and non-metal. So this is alloy. So we can also mix solid. But what is diffusion? Diffusion is something, a mixing that occurs spontaneously. ऑलराइट, जिसमें हमको कुछ नहीं करना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना, वी जस्ट हैव टू पुट थिंग्स टुगेदर एंड दे विल गेट मिक्स्ड by itself. Okay, तो लिक्विड शोज फ्लूइडिटी एंड हेंस इट कैन डिफ्यूज. अब क्या कहता है, फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत है लिक्विड की. तो अगर आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी है और उसमें आप इंक डालते हैं, लेट्स से वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ इंक हियर. सो इफ यू पोर ड्रॉप ऑफ इंक इन ट्रांसपेरेंट कलरलेस वाटर, देन यू कैन सी देम मिक्सिंग टुगेदर. दोनों मिक्स होते हैं अपने आप, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टीयरिंग और एनी एक्सटर्नल फोर्स. Okay, so why this diffusion occurs? Again, let's move on to the property that we have studied in the solids case. Okay, क्या property थी? Mixing क्यों होती है? Diffusion हमने पढ़ा था पहले भी. आप बता सकते हैं बिल्कुल क्या property है जिससे diffusion होता है? So that property is, hello Rihan Chaudhary. Alright, so that property of diffusion, that property is called kinetic energy. So every particle have kinetic energy, have some energy, and in the case of liquid the kinetic energy is very high. Due to high kinetic energy, let's say there are some particles of liquid, they used to flow without any external force, with their own energy. तो अपनी खुद की एनर्जी से सब क्या कहते हैं, although हमें ग्लास में पानी स्टिल दिखता है,
रखा हुआ दिखता है, बट अगेन क्या होता है, हमने जब उसमें कलर की ड्रॉप डाली तो वो अपने आप मिक्स हो गई। इसका मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं खुद मोशन में है, बट वी आर नॉट नोटिसिंग इट, वी कांट सी इट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है, डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स की। और यू कैन से डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, एनीथिंग दैट फ्लोज can diffuse, because diffusion needs energy and fluids have that energy and low forces, all right. Excuse me. So this is the property of diffusion. The similar case you can see with gases also. Gases also diffuse, that but we study that in later, okay. So all right, so if you are liking this video, please do subscribe this channel Ved Sciences. You will get regular updates on every Olympiad and every scholarship test in this channel, okay. And 9th and 10th का आपको पूरा कोर्स यहाँ पे मिलने वाला है वेद साइंस का। अभी स्पेशली डेडिकेटेड NTSC चैनल भी हम कर रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन करना, ऑलराइट। तो उसका भी लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चैनल जो कि स्पेशली NTSC और ओलंपियाड के लिए डेडिकेटेड होगा हमारा, ठीक है, उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो उसी पे आप कनेक्टेड होंगे, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो लेट्स मूव ऑन। डेंसिटी, ऑल राइट, सो दिस इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, बिकॉज ये प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज डेंसिटी। सो इन द केस ऑफ सॉलिड वी हैव सीन द डेंसिटी थिंग। जब हमने बताया था कि एक जो वेट वुड है और एक जो ड्राई वुड है, अगर दोनों को पानी पे रखते हैं तो फ्लोट कौन सा करेगा और कौन सा डूब जाएगा उसके अंदर, तो वहां पे हमने डेंसिटी का कंसेप्ट किया था कि अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, व्हाट इज डेंसिटी, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो व्हाट इज दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम अगर दो कंटेनर के लेते हैं, उनमें कितना मास ज्यादा, किसमें ज्यादा मास रखा हुआ है। लेट्स से वी आर हैविंग 2 कंटेनर्स और इसमें हमने स्टोन्स रख दिए हैं, बहुत सारे पत्थर डाल दिए हैं, एंड इन द अगेन सॉरी इन द सेकेंड केस हमने कॉटन रख दिया है, ओके। सो लेट्स से दिस इज कॉटन एंड ले दीज आर स्टोन्स। सो सेम वॉल्यूम में किसका ज्यादा मास रख सकते हैं हम, स्टोन का मास ज्यादा होगा सेम वॉल्यूम में, कॉटन का मास कम होगा। तो यहीं से डेंसिटी डिफाइन होती है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे हमेशा, कुछ लोग जो है वो एक इसमें हल्का सा मिसकंसेप्शन जो होता है, वो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का केस यहाँ पे हमेशा कौन सा वॉल्यूम लेना होता है बेटा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, इट इज नॉट नॉर्मल वॉल्यूम। हमेशा वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे, डेंसिटी इज मास पर यूनिट ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। सो व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अगर आप एक बॉल देखते हैं, होलोस्फीयर, लेट्स से जो प्लास्टिक बॉल होती है बच्चों के खेलने के लिए, वो होलोस्फीयर है, अंदर से खाली है। और अगर आप उसको एक वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर, और एक आपने सॉलिड स्फीयर लिया, एक होलोस्फीयर एक सॉलिड स्फीयर, और अब आप डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, दोनों की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज नॉट डन। बिकॉज इन सेकेंड केस जो होलो बॉल हमने लिया था उसमें आधा मास अनऑक्यूपाइड, सॉरी आधा वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड है, तो हम वो वॉल्यूम को कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो क्या वॉल्यूम होगा, लेट्स से दिस इज वन बॉल जो कि होलो बॉल है। अगर इसका हमें डेंसिटी पता करना है तो कौन सा वॉल्यूम लेंगे, इसका हमें डेंसिटी पता करना है तो हम बस थिकनेस लेंगे, उस बॉल का थिकनेस लेंगे, और यहाँ पे दो जो स्फीयर हमारे बने उन दोनों के मासेस का डिफरेंस जो कि ये होगा, सॉरी वॉल्यूम्स का डिफरेंस ले लेंगे जो कि ये वॉल्यूम होगा। सिर्फ इसी वॉल्यूम को लेंगे हम, अंदर वाले ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे। सो इन द केस ऑफ डेंसिटी यू ऑलवेज कंसीडर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, नॉट द एम्प्टी वन, ओके। तो यहां से आपको डेंसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि डेंसिटी जो है हमें ऑक्यूपाइड वॉल्यूम लेनी है। तो अब लिक्विड के केस में यही बात, ये बात यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी जरूरी थी कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम लेना, और ये किस तरीके से देखेंगे हम एक बार। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड के केस में बात करते हैं इनकी, ऑलराइट। सो लेट्स सी इन द केस ऑफ लिक्विड, डेंसिटी जो है इट इज लेस देन सॉलिड्स, ओके। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड्स, कैसे, क्योंकि लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं तो स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो सेम कंटेनर में, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में एक जगह सॉलिड रखा और लिक्विड रखा है, तो हम कह सकते, वी कैन से कि ऐसा हो सकता है क्योंकि लिक्विड में स्पेस ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। बट दिस इज अगेन नॉट द केस विद एवरी लिक्विड। इफ यू टेक लिक्विड मर्क्यूरी, इट इज मच हायर देन इट इज हैविंग मच हायर डेंसिटी देन आयरन एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारा लिक्विड होता है, Hg इज लिक्विड, आयरन इज सॉलिड, बट द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज हायर
डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज हायर। तो यहां से हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हमेशा लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसा नहीं, सॉरी सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये हमेशा सच नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रुथ। ओके, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये डिपेंड करता है हर चीज के, अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं, मासेस क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मर्क्यूरी है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है आयरन से। ओके, तो आते हैं हम अपने लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइस के बारे में और वाटर के बारे में। स्पेशली कौन सा लिक्विड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सिर्फ वाटर की। तो वाटर के केस में क्या होता है? वाटर इज हैविंग केज लाइक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो जब वाटर अपनी आइस की फॉर्म में आता है तो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, पहली बात तो हमें कैसे पता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और मैं क्यों कह रही हूँ केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप हम देखेंगे रेगुलर डे टू डे लाइफ में। आप देखते हैं जब आप फ्रीजर में कोई भी आइस डालते हैं, मतलब वाटर डालते हैं आइस बनने के लिए, तो आपने उसको देखा होगा बीच में से उठा हुआ होता है हमेशा उसका सरफेस एरिया। पानी जब भी रहेगा उसका सरफेस एरिया हमेशा, लेट्स से दिस इज कंटेनर, तो इस तरीके से आप पानी फिल करके रखेंगे फ्रीजर में, और थोड़ी देर बाद जब उसमें आइस बन जाएगी तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे हुए मिलेगा आपको, और उसी चीज का रिजल्ट, उसी चीज का कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि किस वजह से ये ऐसा हुआ है, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आवर आइस। जो हमारा आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है उसी की वजह से ये जो आपने ऑब्जर्वेशन की होगी कभी, ये ट्रुथ होती है। कैसे? अब इसको देखते हैं एक्सप्लेन करके कि कैसे हुआ। तो जो ये लिक्विड है वहां पे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म में। तो पहले आइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर देखते हैं वो आइस जब लिक्विड फॉर्म में आती है तो क्या होता है। ठीक है, तो आइस जो है वो इस तरीके से, लेट्स से दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर क्या होता है? H2O, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से दिस मॉलिक्यूल, दिस इज O एंड दीज आर H, O एंड दीज आर H। ओके, तो हर मॉलिक्यूल के साथ O एंड H इस तरीके से है। तो हमने बहुत सारे ये वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं यहाँ पे। दिस सर्कल डिनोट्स ऑक्सीजन एंड दिस लाइन डिनोट हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं स्पेस में और वो केज फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो केज फॉर्म कर लेते हैं, तो केज के बीच में क्या है? वेकेंट स्पेस। यू कैन सी दिस वेकेंट स्पेस हियर, यू कैन सी दिस वेकेंट स्पेसेस हियर। तो जब भी एक केज बनता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में केजेस बन जाते हैं। ओके, तो आइस जब होगी तो क्या होगा? केज बन चुके हैं। तो एज आइस मेल्ट्स, अब क्या करेंगे? आइस जब मेल्ट होती है तो क्या होता है? आइस जब मेल्ट होती है तो ये मॉलिक्यूल जो हैं इनके बीच में, ये जो इन्होंने दीवारें बना के अपना केज बनाया था, ये सारे फोर्सेस, जो इनका नाम हम बताएंगे क्या होते हैं ये फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं और ईच मॉलिक्यूल फॉल अपार्ट। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर अकेले हो जाते हैं। अब लेट्स से हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, उनको हमने स्पेस में अरेंज किया केज की फॉर्म में, और दूसरा केस है जो मेल्ट हो गए तो केस ब्रेक हो गया, तो सारे पास पास आ गए। तो दोनों में आप इमेजिन कर सकते हैं जब एक केस बनता है तो बीच में स्पेस थे खाली, जब मेल्ट हो गए तो सारे मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो किसने ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया? सॉरी, किसका वॉल्यूम ज्यादा था? ज्यादा वॉल्यूम किसका था? आइस का, क्योंकि उसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली यहाँ पे एयर गैप्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते इस वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है? इसी के स्ट्रक्चर में है, इसी के स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए आइस जो है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है, थोड़ा सा ज्यादा ऑक्यूपाई करती है। रीजन क्या है कि जब आइस बनती है तो उसमें केजेस बन जाते हैं, और जब लिक्विड होता है तो केजेस ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है वाटर की, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है वाटर की। ठीक है, तो अभी हमने देखा दो केसेस, आइस के फॉर्म में केसेस बने हुए थे, बीच में गैप्स थे, और वाटर के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं थे, सब पास पास थे। तो अब सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर की कब होती है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है आपके एनटीएससी में भी बहुत बार। और मेन चीज, एनटीएससी में ये फैक्ट नहीं पूछा जाता है इसका रीजन, why density of ice is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस।
बिकॉज अब इसका रीजन देखेंगे कि जब आइस होती है तो उसमें केजेस बने होते हैं, और जब लेट्स से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूलर केजेस बने हैं, और जब वो लिक्विड में आ जाता है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब देखते हैं 4 डिग्रीज पे ऐसा क्या होता है। तो 0 डिग्री पे आइस था हमारे पास, आइस में मॉलिक्यूल्स दूर थे, मेल्ट करना शुरू किया। अब आइस मेल्ट होगी तो सारे मॉलिक्यूल पास पास आना शुरू करेंगे, उनके केस ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, ये केस क्या है, किस चीज से बनते हैं और ब्रेक कैसे होते हैं? ये केस बनने के लिए हमें, लेट्स से हम जब कोई दीवार बनाते हैं तो हमें उसमें कोई ग्लू करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहिए। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, ये जो फोर्सेस हमने ब्रेक किए थे, जो केस की दीवारें थी, ये किससे बनी हुई थी? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स से बनी हुई थी। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये है अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब ये जुड़े होते हैं, ये ही जोड़ के रखते हैं। आपने देखा होगा जब आइस हम निकालते हैं तो 2 आइस के टुकड़े एक आपस में चिपक जाते हैं, तो वो उसमें भी कौन सा फोर्स होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे हो रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 2 आइस क्यूब्स चिपक जाते हैं आपस में। तो वही केस यहाँ पे हुआ, आइस थी, सब मॉलिक्यूल केस बनाए हुए थे, दूर दूर थे, जैसे ही मेल्ट किया ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, और जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स कम होते हैं, क्योंकि एनर्जी से तो सब दूर भागते हैं ना। जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी वो एक जगह टिक के थोड़ी बैठेगा, जिसमें भी एनर्जी आ गई वो भागेगा। तो जैसे ही हमने आइस को गर्म किया, आइस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी मिल गई। अब वो कोशिश करेंगे कि हमें केस वेस नहीं बनाना भैया, हम चले अपना घूमने, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई, पैसा मिल गया उनको। तो अब एनर्जी मिल गई घूमने के लिए उनको, तो अब वो घूमने जाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री पे तो एनर्जी होती नहीं, कम एनर्जी होती है। और जैसे हम हीट करते जाएंगे धीरे धीरे एनर्जी मिलेगी तो अट्रैक्शन ब्रेक होगा, अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो सब पास पास आने लगेंगे। सब पास पास आ रहे थे, पास पास आ रहे थे, पास पास आ रहे थे। बट द मोमेंट 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर जाता है, उससे और ऊपर जाता है, तो सबसे पहले क्या हुआ? केस, देन केस ब्रेक्स। अब उसके बाद और हीट करते हैं हम इसको, इसके बाद भी हीट करते हैं, तो अब ये पार्टिकल में आ चुकी है भयंकर एनर्जी, मतलब इतनी भी भयंकर नहीं, थोड़ी ज्यादा एनर्जी। तो अब ये दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो पहले केस ब्रेक किए अपने, सब पास पास आए, फिर दूर भाग गए। तो एक 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये सबसे पास होते हैं, इसीलिए डेंसिटी जो है वो क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा केस लाइक स्ट्रक्चर में बीच में अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम थी कुछ, जिसकी वजह से डेंसिटी हमारी आइस की कम हो गई थी। अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम थी जो, उसकी डेंसिटी कम हो गई। उसके बाद जब हमने हीट किया तो सब ब्रेक हुए, अट्रैक्टिव फोर्सेस सब पास आने लगे, पास आए तो वहां पे 4 डिग्री था। 4 डिग्री जैसे ही एक्सीड करेगा तो सबकी एनर्जी बढ़ गई और सब दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इट्स लाइक ये केस में बंद थे बेचारे, बहुत सारे लोग जेल में बंद किए हुए थे, जैसे ही वो छूटे सब पास में आए, उन्होंने अपना प्लानिंग किया, भाई आगे क्या करना है, प्लानिंग किया, बूस्ट अप किया अपने आप को, और फिर वो भाग गए अपना दूर दूर। इट्स लाइक दिस ओनली। जॉक्स अपार्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, ये जस्ट एक जॉक था, ठीक है। तो यहाँ पे जॉक्स अपार्ट अगर हम इसको देखें तो 4 डिग्री पे वाटर की जो है मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू 4 डिग्री के बाद जब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज होती है, डेंसिटी जो है वो कैसे चेंज होती है आइस के केस में, ठीक है। तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड हेवी होता है, लिक्विड लाइट होता है, बट इन द केस ऑफ वाटर आइस फ्लोट करती है। आइस सॉलिड है बट आइस फ्लोट करती है, और लिक्विड जो है वो नीचे रहता है। कभी भी देखा लेमिनेट में आइस जो होती है वो फ्लोट करती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस के बीच में एयर फिल्ड है, उसकी डेंसिटी कम है। तो ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि सॉलिड हमेशा हाई डेंसिटी रखते हैं लिक्विड से, वे कहेंगे, हम बोलेंगे कि जनरली सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा बॉइलिंग। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे लिक्विड्स की, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग 3 तरीके से समझेंगे हम। पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉइलिंग, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत गलत करते हैं इसमें लोग। तो देखते हैं बॉइलिंग क्या होता है। तो अब जो बॉइलिंग है वो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ
लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो सिर्फ बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। बॉइल करना क्या होता है कि एक बॉइलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट से कोई भी चीज गैसियस स्टेट में चली जा रही है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब भी किसी बच्चे से पूछा जाता है वो यही बोलता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गोज टू ये फलाना ढिमकाना। नहीं, पूरा सच नहीं, पूरा सच अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें बॉइलिंग पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सो फर्स्ट इज लिक्विड स्टेट। ऑलराइट, तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब कोई जाता है तो वहां पे हम बोलते हैं बॉइलिंग हो रही है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। अब नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हुआ, कन्वर्जन प्रोसेस जिस पे हुआ, दिस द टेम्परेचर एट विच दिस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस टेक्स प्लेस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने कहा जब सारी कंडीशन नॉर्मल थी। अब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास, इसका मेजरमेंट भी होता है। एसटीपी एनटीपी हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान के चलते हैं 1 atm। सो व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज 1 atm। atm इज द यूनिट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी हम चर्चा बाद में भी करेंगे जब हम प्रेशर पढ़ रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं बॉइलिंग की। तो बॉइलिंग में एक चीज होती है कि नॉर्मल जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जब हम किसी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम, और वो टेम्परेचर जिसपे ये सारा खेला होता है, जिसपे कन्वर्जन होता है, ठीक है बेटा जी, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है ये देखते हैं। क्या होता है उस टाइम पे जब टेम्परेचर आ जाता है स्टेट कन्वर्जन का, व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो, वो हमें पढ़ना है। तो इसीलिए जब भी बॉइलिंग पॉइंट बताया जाता है तब हमें एक्चुअल में क्या बोलना है वो हम देखते हैं। हमें ये नहीं बोलना जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लाइन में, हमें अब जो बता रही हूँ वो लिखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये बात समझने की है, ये बात समझने की है। तो ये बात कैसे समझेंगे हम कि जो लिक्विड है, लिक्विड हमारी जो फॉर्म होती है उसमें एक चीज हम समझेंगे, प्रेशर क्या होता है। ओके ऑलराइट, अभी यहीं पे समझ लेते हैं। ओके, तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड जब कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में तो क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म होती है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे एक कंटेनर था, हमने इसको बॉईल करना शुरू किया और जैसे ही बॉईल करेंगे तो यहाँ से कुछ लिक्विड कन्वर्ट होता जा रहा है गैस में। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट होता जा रहा है गैस में, उड़ता जा रहा है। देखा होगा जब बॉइलिंग होती है आपने वेपर्स बनते हुए देखे होंगे, तो वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वो जो वेपर्स है उनका एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर कोज्ड ड्यू टू दोज वेपर्स। अब ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? कोई भी एयर या कोई भी गैस प्रेशर कैसे क्रिएट करती है? लेट्स से दिस इज वन कंटेनर और इसमें हमने क्या करी, एक गैस फिल कर दी है। कंटेनर में हमने क्या किया, गैस फिल कर दी है और ये हमारे गैस के पार्टिकल है जो दिख रहे इतने मोटे मोटे, जो कि होते नहीं है इतने मोटे। ठीक है, तो ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं। और अब हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है। तो गैस के पार्टिकल आपको पता है बहुत ज्यादा एनर्जी रखते हैं, हाई एनर्जी होती है गैसेस के पार्टिकल में। और हाई एनर्जी की वजह से ये जो गैसेस के पार्टिकल है ये कंटेनर की वॉल्स पे हिट करते हैं बार बार। दे हिट ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दे हिट ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल पे बार बार टकरा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं जाके। तो टकराने का मतलब क्या है, वहां पे कोई फोर्स लगा रहे हैं जाके। तो ये पार्टिकल ने जाके फोर्स लगाया वॉल के ऊपर। ठीक है, सो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय ए गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कोई भी गैस के पार्टिकल होते हैं वो जिस भी सरफेस पे, जिस भी कंटेनर में रहते हैं उसकी वॉल्स पे वो टकराते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो वो जाके हिट करेंगे। वो फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम मेजर करते हैं उसको प्रेशर कहते हैं। अब लेट्स से एक बलून लिया आपने, बलून में आपने एयर फिल करी। ठीक है, आप ज्यादा एयर डालते जा रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपैंड करता जा रहा है। एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो गैस आप फिल कर रहे हो वो बलून की वॉल्स पे प्रेशर लगा रही है बाहर की तरफ।
क्योंकि उनकी एनर्जी हाई है। अब बहुत हाई एनर्जी की हवा उसमें भर रहे हैं और हाई एनर्जी की हवा क्या करती है, वॉल्स पे फोर्स लगाती है और वो फोर्स लगाने की वजह से बलून हमारा एक्सपेंड करता चला जाता है। अब बलून एक्सपेंड हो रहा है, वहां से हमें पता चल रहा है कि वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इनसाइड फोर्स लग रहा है, तभी बलून बाहर की तरफ आ रहा है। तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो हमारा प्रेशर होता है। अब प्रेशर जो है अगर वो किसी गैस का है तो वो गैसियस प्रेशर होता है, और अगर वो प्रेशर वेपर्स का बना है, वेपर्स क्या चीज होती है और गैस क्या चीज होती है, इसमें भी डिफरेंस हमें देखना है, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो वेपर्स जो है, अभी देख लेते हैं वेपर्स कौन सी चीज थी। लिक्विड जो था, बॉईल करने पे जो आपको स्टीम यहां से निकलती है ना, बॉईल करने से जो स्टीम निकलती है उसको हम वेपर कहते हैं। लिक्विड को बॉईल करने पे स्टीम निकली, एक गैसियस फॉर्म होती है, और उस फॉर्म का, उस लिक्विड का, उस स्टीम का जो प्रेशर होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज है, एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, हम ब्रीथ करते हैं, एयर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में एयर है, और लिक्विड की खुद की भी एक गैस बन चुकी है, लिक्विड को खुद भी हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट किया, एटमॉस्फेयर में भी गैसेस है। दो चीजों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बॉइलिंग के टाइम पे एग्जैक्ट क्या होता है वो देख रहे हैं हम। तो एक जो वेपर है वो भी अपना प्रेशर लगाई, क्योंकि हर गैस का एक प्रेशर होता है, और एयर जो ऊपर है वो भी एक प्रेशर लगा रही है लिक्विड के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर एयर अपना प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, द मोमेंट द प्रेशर इक्वलाइज, जब भी ये इक्वल होंगे तो क्या होगा, इक्वल होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर इंक्रीज हुआ वेपर्स एस्केप कर जाएंगे। इट्स काइंड ऑफ ए टग ऑफ वॉर। जब होती है टग ऑफ वॉर होता है तो क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो इधर से खींच रहे होते हैं, कुछ लोग इधर से खींच रहे होते हैं, ठीक है। जो भी रोप को हम खींचते हैं, तो लेट्स से ये दो लोग हैं हमारे, ठीक है, ये एक रस्सी को खींच रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो जो जीतेगा उसी की साइड चला जाएगा जिसमें ज्यादा फोर्स होगा, जहां ज्यादा पुल लग रहा होगा उसी साइड रस्सी चली जाती है ना, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे हम हीटिंग शुरू करते हैं, और यहाँ पे हीटिंग जब हम कर रहे थे, ठीक है, तो दो चीजें साथ साथ चल रही थी। इस लिक्विड की खुद की वेपर्स बन रही थी जिनका एक प्रेशर था, ऊपर एयर थी जिसका एक प्रेशर था, इन दोनों में चल रही थी लड़ाई, और नीचे से हम गर्म कर रहे थे। गर्म करने की वजह से लिक्विड की नई नई वेपर्स और बनती जा रही थी, यानी कि लिक्विड की सेना थोड़ी बड़ी होती जा रही है। अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें लिक्विड की सेना थोड़ी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब लिक्विड नीचे से प्रेशर लगा रहा है, गैसेस ऊपर से प्रेशर लगा रही है। जब ये प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर जो है ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो एक मोमेंट आएगा जब ये गैस का जो एयर का जो प्रेशर है उससे एक्सीड कर जाएगा, और उसी मोमेंट पे हमारी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको दिखते हैं बबल्स बन के निकलने लग जाते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। उससे पहले तो हल्का इवेपोरेशन हो रहा था, उसके बाद बबल्स बनने लग जाते हैं। अब जब वो बबल्स बन रहे होते हैं वहां पे क्या हो गया, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सिर्फ बॉइलिंग मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर जिसपे कन्वर्जन हुआ। होता क्या है फिनोमेना, वहां पे एग्जैक्ट सिनेरियो क्या होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जैसे ही वो एक्सीड करता है वहीं बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि बॉइलिंग जो है कहीं ना कहीं हमारे पास एयर का जो प्रेशर है उस पर डिपेंड कर रही है, और प्रेशर क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो बॉइलिंग है इसको अफेक्ट कैसे किया जा सकता है। हमने बहुत बार एक चीज सुनी होगी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार हमने ये चीज सुनी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बट देखते हैं क्या ये हमेशा सच है, क्या वाटर हमेशा 100 डिग्री पे ही बॉइल होता है? नहीं, ये बहुत ही गंदा झूठ है। कैसे? क्योंकि वाटर का कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं। अगर आप ये पूरा सेंटेंस बोलते हैं कि एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं सेटिस्फाइंग है, अदरवाइज एक मजाक है। कैसे? क्योंकि बॉइलिंग जो है वाटर की, अगर हम चाहे तो प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो प्योर वाटर को ही 100 पे भी बॉइल करा सकते हैं, अगर हम चाहे तो उसी वाटर को हम 110 पे भी बॉइल करा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसी वाटर को हम 70 डिग्री पे भी बॉइल करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने देखा बॉइलिंग में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, लिक्विड का कोई रोल नहीं है। मेजर रोल किसका? लिक्विड का रोल है, नेचर ऑफ लिक्विड का रोल है, उससे तो अट्रैक्शन फोर्स होंगे। मेजर रोल किसका है? क्योंकि बॉइलिंग के टाइम पे होती है एक लड़ाई, और लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर। तो हमें देखना है कि हमारे सामने वाली जो चीज है जिससे हमारे लिक्विड को लड़ना है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अगर हम बॉइलिंग कराते टाइम हिली एरियाज पे चले जाते हैं, लेट्स से ये हिली एरियाज है, हिल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब देखते हैं एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है नीचे और एक पर्सन हिल के टॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं किसको ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। अब यहाँ पे एयर है, हमारे ऊपर एयर है, चारों तरफ एयर 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 एयर। अब एक सिंपल सी बात मुझे आप बताएंगे कि ये जो पर्सन जो टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है इसके ऊपर ज्यादा एयर है या ये जो पर्सन नीचे खड़ा हुआ है इसके ऊपर ज्यादा एयर लग रही है, ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताएंगे किसके ऊपर ज्यादा एयर लग रही है। दो चीजें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाले पर्सन के पास ये एयर तो आई ही नहीं जो नीचे वाली एयर है, इसको तो वो स्किप कर गया बिल्कुल, है ना, इसको तो वो स्किप कर गया। तो यहाँ पे ये वाली एयर तो आई ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एयर तो आई नहीं हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाली एयर जो थी ये तो आई ही नहीं ऊपर वाले पर्सन के पास, ठीक है। तो यानी कि इसका फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है। किसका फोर्स लग रहा है? सिर्फ ऊपर वाली एयर का। तो मुझे इतनी सी बात बताओ कि हिली एरियाज पे प्रेशर ज्यादा होता है एयर का या नॉर्मल ग्राउंड पे ज्यादा होता है? एयर का प्रेशर जो है हिली एरियाज पे कम होगा, लेस प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वहां पे कम एयर, कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा एयर को स्किप कर दिया उसने, उसके पास वो प्रेशर लगा ही नहीं रही है उसके सिर के ऊपर अगर हम बात करें। बट जो नीचे खड़ा हुआ पर्सन है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां से हमने देखा कि एयर का प्रेशर जो है वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? हाइट के साथ वेरी करता है। तो अगर हम किसी हिली एरियाज पे जाते हैं तो वहां पे वाटर बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, बिलो 100 से भी बहुत पहले बॉईल हो जाता है। और अगर हम क्या करें, अब हम चले गए बेसमेंट में, माइंस में, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसके पास तो इससे भी ज्यादा एयर है, इतनी ज्यादा एयर और है, ठीक है, इससे भी एक्स्ट्रा एयर, तो यहाँ तो प्रेशर और भी ज्यादा है। जितनी एयर का अमाउंट बढ़ेगा उतना ही तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है एयर का, ठीक है। तो नीचे जो पर्सन बैठा हो बेसमेंट में या माइंस में अंदर जो पर्सन बैठा हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एयर बढ़ रही है क्योंकि एयर का अमाउंट बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो जब नीचे माइंस में पानी बॉईल करेगा तो उसका 100 से भी लेट बॉईल होगा, ठीक है, 100 से भी ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। और जो हिली एरियाज पे है उसके वहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है कम, ठीक है। तो हमने ये दो चीज देखी कि प्रेशर के साथ वेरी करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अब हिली एरियाज पे, इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं कि हिली एरियाज पे जो कुकिंग है वो प्रेशर कुकर में करनी चाहिए, नॉर्मल खुले में नहीं करनी चाहिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हिली एरियाज पे प्रेशर तो कम होता है तो पानी जल्दी बॉईल हो जाता है, पानी बहुत जल्दी बॉईल हो रहा है। और हमारा पर्पस अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमारा पर्पस पानी को बॉईल करना नहीं है। हमारा पर्पस क्या है बेटा? हमारा पर्पस है खाने को बॉईल करना। लेट्स से अगर हम दाल बना रहे हैं या कोई भी चीज कुक कर रहे हैं वहां पे, तो कुकिंग के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लेट्स से हिली एरियाज पे आपका 80 डिग्री पे पानी बॉईल हो जाता है, ठीक है। तो पानी बॉईल हो रहा है 80 डिग्री से, पर आपको बहुत ज्यादा हीट चाहिए खाने को पकाने के लिए। आप उसमें पानी डाल रहे हैं, पका रहे हैं, पानी खत्म हो जाता है क्योंकि पानी बॉईल होके उड़ जाता है 80 डिग्री पे ही, टेम्परेचर 100 भी नहीं पहुंचता है। इस तरीके से आपकी हीट वेस्ट होती जाएगी, आप इस तरीके से जो टेम्परेचर देंगे वो वेस्ट होता चला जाएगा, पानी खत्म होता रहेगा, आप बार बार पानी डालोगे। तो इसलिए क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हम वहां पे, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया वहां पे हमने। कैसे? क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उस पर बहुत हैवी वेट होता है, जो सीटी हम जिसको बोलते हैं बहुत हैवी वेट की होती है वेसल जो उस पर लगी होती है, ठीक है। तो वो हैवी वेट जो है वो प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में पानी लेट बॉईल होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत देर से बॉईल करता है, तो हमारे खाने को ज्यादा हीट मिल जाती है पानी बॉईल होने से पहले ही, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट करके बता दें हमको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स की। सबसे पहला फैक्टर हम कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट जो है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज। जैसे कि यहाँ पे माइंस में प्रेशर इंक्रीज हो गया था, प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, और हिली एरियाज पे, हायर एल्टीट्यूड पे तो क्या होगा? तो दिस प्रिंसिपल इज मेड यूज ऑफ इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर की वर्किंग इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि हिली एरियाज पे प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर हमारा 100 से भी जल्दी बॉईल हो जाता है लोअर पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी पढ़ना है। तो पहली मेजर चीज तो हमने देख ली कि अगर प्योर लिक्विड था तो एटमॉस्फेयर कैसे उसको अफेक्ट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं जो कि क्या है, इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज की बात करते हैं बेटा, इम्प्योरिटीज कैसे?
अब देखो हम जब बॉईल करते हैं, ये हमने कंटेनर लिया, नीचे से हमने यहाँ से हीट करना शुरू किया, नीचे से हम हीट कर रहे हैं, वाटर भरा हुआ इसमें, बहुत सारा पानी 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 पानी, ठीक है। अब ये वाटर को नीचे से हीट लग रही है, तो नीचे वाला जो पार्टिकल है ये बेचारा सबसे पहले लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में लाल हो गया है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा हीट मिल रही है, ऊपर वाले को थोड़ी कम मिल रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे नीचे वाले को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो इसीलिए आपने देखा होगा बॉइलिंग के टाइम पे नीचे से बबल बन के ऊपर आते हैं, क्योंकि नीचे वाले जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊपर वाले देर से होते हैं। तो नीचे से बबल बन के ऊपर आते हैं, क्योंकि नीचे वाले जल्दी हीट गेन करके और अपना एस्केप कर जाते हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग में हुआ क्या कि हमने नीचे से बॉइलिंग स्टार्ट की और नीचे से बबल बनने आने शुरू हुए, ठीक है। अब हम देखते हैं जब हम इम्प्योरिटीज डाल देते तो बॉइलिंग का मेन पर्पस क्या हो गया कि यहाँ के पार्टिकल्स को उठ के, बॉइलिंग के टाइम पे यहाँ के पार्टिकल्स को उठ के एटमॉस्फेयर में जाना है, ठीक है। अब हमने डाल दिया भाई इम्प्योरिटीज, लेट्स से पानी में मिला दिया हमने नमक, ठीक है। ये पानी था और इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ है जी नमक, हमारा सॉल्ट आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अब सॉल्ट आ गया, अब हम यहाँ पे बॉईल कर रहे हैं। अब बॉईल करते टाइम एनर्जी मिलनी तो वाटर मॉलिक्यूल्स को चाहिए थी, बट यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, आधी एनर्जी तो वो ले जाएंगे। और बात क्या है कि एनर्जी तो वो भले ही ले जाए हमारी, पर उनकी वेपर्स नहीं बनती है। सॉल्ट जो है उसकी वेपर तो बनती नहीं है, तो वेपर नहीं बनती, एनर्जी जा रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सॉल्ट वहां बैठा बैठा, पर उसकी वेपर तो बनेंगे नहीं। तो हमारी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स अब हमारे पास जिनको उठ के जाना था उनके पास एनर्जी अभी कम पहुंच रही है, उनके बदले में आधी एनर्जी कौन ले जा रहा है, इम्प्योरिटीज जो हमने सॉल्ट लिया था। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, लिक्विड में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डालते तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, राइजेस बियॉन्ड नॉर्मल, राइज कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितनी हीट देने से पहले सारे पार्टिकल उठ के जा रहे थे ऊपर बॉइलिंग होने के लिए, अब क्या करेंगे, आधी एनर्जी तो सॉल्ट ने ले ली, जो यहाँ पे इम्प्योरिटी डाली थी उसने ले ली, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, मतलब अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके कहीं हमारा लिक्विड बॉइल होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, देयर आर टू फैक्टर्स, अफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड अफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। ऑल राइट, सो प्लीज कमेंट डाउन अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। ऑल राइट, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज वेद साइंस। यहाँ पे आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारे हमारे एनटीएससी और जो भी ओलंपियाड टेस्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, द वाटर बॉइल्स व्हेन, वाटर कब बॉइल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का तो प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारी वॉर चलती है। देखा था ना, टग ऑफ वॉर किन दो चीजों में चलती है, वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन, लेस होगा तो कभी बॉइल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इक्वल, और यहाँ पे था मोर देन, तो बॉइल्स, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बट ये कह रहे वाटर बॉइल्स, बॉइल स्टार्ट मतलब वहां पे बॉइलिंग हो चुकी है, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, बॉइल होने की बात कर रहे, प्रोसेस की बात कर रहे। तो वो प्रोसेस कब होता है, जब वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से दो पॉइंट क्लियर हुए कि बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे वो पॉइंट है जब दोनों का प्रेशर इक्वल होता है। और बॉइलिंग स्टार्ट कब होती है, स्टार्ट होते है जरा सा एक्सीड करने पे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन से आएगा, इससे क्लियर होगा हमारा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सही है, बट यहाँ पे क्या है, बॉइल्स पूछा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, और बॉइलिंग पॉइंट पे इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन। एक अलग हमारा जो फैक्टर है, सॉरी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इवेपोरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना। तो इवेपोरेशन हम देखते हैं, इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने एक चीज देखी कि हमने जब हीट किया था किसी कंटेनर के लिक्विड को, तो नीचे से हीट करना शुरू किया और वो वेपर बना रहा था, और वो वेपर तब तक ऊपर नहीं गई जब तक उनका प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर नहीं हो गया, तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग के टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ का जो प्रेशर है, इसकी खुद की वेपर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हुआ था। बट इवेपोरेशन क्या है, देखो इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में ही लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट होती है।
दोनों में ही होती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर्स में जाने का एक प्रोसेस है एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जब प्रेशर इक्वल होते हैं। इवेपोरेशन जब मर्जी, जहां मर्जी, कैसे भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड से वेपर बनना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया अभी तक, बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे आप देखते हैं कि हम जब वाटर को बॉईल करना शुरू करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आने, बबल्स बनने से पहले भी थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर्स में जाने लग रहा होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वेपर्स बन रही होती है, तो वो होता है। अदरवाइज जैसे हम देखते हैं कहीं अगर पानी फैल गया, लेट्स से फर्श पे हमने पानी फैला दिया है और वहां पे वो जो पानी है थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। आपने तो हीट नहीं किया, वो पानी कहाँ गया? वो पानी कन्वर्ट हुआ है कहाँ से? लिक्विड से गैस में। अब लिक्विड से गैस में तो वो चला गया, बट आपने तो हीट नहीं किया, आप फर्श पे थोड़ी ना गर्म करने गए थे उसको, तो वो कैसे गया? दैट प्रोसेस इज इवेपोरेशन, जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो अपने आप होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे? पहली बात तो इवेपोरेशन जो है वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बॉइलिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनिटी मतलब समथिंग दैट ऑकर्स बाय इटसेल्फ, ठीक है, बाय इट्स ओन। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इवेपोरेशन, और बॉइलिंग क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें हमें करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पे होती है। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, और इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों होता है, कैसे हो गया, कहां से एनर्जी आई। फर्श पे पानी फैला था, थोड़ी देर बाद गायब हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो हमें वेपर बनाने के लिए इतना बॉईल करना पड़ता है, 100 डिग्री तक उबाले जा रहे हैं उसको, बट यहाँ पे फर्श का पानी खुद ही गायब हो जाता है। कपड़े, रोज गीले कपड़े डालते हैं, सूख जाते हैं, है ना। तो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ जो हमारा, ये सब में क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ है, इसके पास एनर्जी आई कहाँ से? अगर एक पानी के पार्टिकल को, लिक्विड के पार्टिकल को गैस में जाना, उसको एनर्जी चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि उसको अभी अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो अपनी एनर्जी इंक्रीज करेगा तभी वो जा सकता है। बिना एनर्जी मिले एक लिक्विड का पार्टिकल उठ के जाएगा कैसे? उसको एनर्जी तो मिलनी है, तो वो एनर्जी अब आई कहां से? तो अब यहां से मेन पॉइंट आता है इवेपोरेशन का रीजन क्या होता है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मोशन, क्योंकि पार्टिकल हमेशा मोशन में होते हैं। द लिक्विड पार्टिकल कोलाइड विद वन अनदर, पार्टिकल आपस में टकराते रहते हैं। लिक्विड का पार्टिकल आपस में टकराते रहते हैं क्योंकि वहां पे क्या है? मोशन में हर पार्टिकल, क्योंकि फ्लूइड है, फ्लूइड के पार्टिकल मोशन में, तो पार्टिकल टकराते रहते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज एक्सपोज्ड टू एयर, collision between the air particle and the liquid particle takes place at the surface। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हम देख रहे थे ये कंटेनर था हमारा, ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं। ये कंटेनर में केस हमारा क्या था? यहाँ लिक्विड था, हम कोई हीटिंग नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ से ये हीटिंग वाला हटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई हीटिंग नहीं कर रहे हैं। क्या किया? नॉर्मली यहाँ पे कंटेनर लिया, इसके पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टकराते जा रहे, और कोलिजन से एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये एयर से एक्सपोज था, तो एयर के पार्टिकल यानी कि जो ऑलरेडी गैसेस मौजूद है, उनके पार्टिकल में तो एनर्जी ज्यादा है, तभी तो वो एयर की फॉर्म में है, तभी तो वो गैसेस फॉर्म में है। तो गैसेस में होती है एनर्जी ज्यादा, इसलिए वो घूमती हैं। लिक्विड में एनर्जी कम होती है, इसलिए वो पड़ा रहता है। तो अब जैसे ही जो सरफेस है लिक्विड की, वो आ गई इन कांटेक्ट विद एयर, तो सरफेस के पार्टिकल एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एयर की एनर्जी ज्यादा होती है। और जब एक ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल एक कम एनर्जी के पार्टिकल से टकराएगा, तो वो उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। लेट्स से आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके साइड में आपका कोई कजन बैठा हुआ है, नॉर्मली आप शांत बैठे थे और उसने आपको आके थप्पड़ मारा बहुत जोर से, ठीक है, उसने चमाट लगाया आपको, तो क्या हुआ? आप नॉर्मल बैठे थे, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि बेफालतू में किसी को थप्पड़ जाके मारे, बट द मोमेंट उसने आपको हिट किया, आपके अंदर एकदम एनर्जी आ गई, और अब आप वापस से किसी को जाके हिट कर, ठीक है, उसको करेंगे या फिर किसी और को कर देंगे। ठीक है, गुस्सा तो आ गया, निकालना तो है ही कहीं ना कहीं, तो क्या हुआ? आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, एक कोलिजन से, टकराने से एनर्जी आई, जिसको आप आगे कन्वे करेंगे। तो यहाँ पे ये लिक्विड जो एयर थे उससे टकराता जा रहा था, सरफेस वाले लिक्विड के पार्टिकल एयर के पार्टिकल से टकरा रहे थे, और टकराने से इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है ड्यू टू रेगुलर कोलिजन। एयर आके बार बार एयर आके टकरा रही है, तो सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे सरफेस के पार्टिकल उठ के जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उनकी भी एनर्जी इतनी आ गई है कि वो भी गैसियस फॉर्म में घूम सके। तो यही होता है जब फ्लोर पे हम पानी फैला देते हैं पूरा, तो क्या होता है बेटा जी?
वहां पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा एरिया बढ़ जाता है हमारे लिक्विड का, तो सरफेस वाले पार्टिकल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सरफेस हो जाती है। सरफेस जैसे हमने फर्श पे अगर पानी गिराया है तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी एयर आके उस पर टकराती है, बहुत सारी एयर कोलिजन करती है, तो वहां पे बहुत सारी एयर आके टकराने से बहुत एनर्जी बढ़ जाती है सरफेस के पार्टिकल की, तो वो धीरे 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 सारी सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन है कि इवेपोरेशन हमेशा होता है। तो थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, बॉइलिंग जब मैंने एक्सप्लेन करी थी तो हमने बोला था जब हम हीटिंग करते हैं तो बॉइलिंग शुरू होती है नीचे से, क्योंकि बबल्स नीचे से बन के आते हैं, है ना, और जो इवेपोरेशन है वो कहां पे हो रहा है बेटा, सरफेस से। तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया हमारा कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से हो रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी कहां से मिल रही है, एयर से, और जो बॉइलिंग है उसको एनर्जी कहां से मिल रही है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे हीटिंग से। तो देयर आर थ्री मेजर डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, माइंड देम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। आई गेस ये हम कर चुके हैं सारे, ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जो रेट है उसको कैसे, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये पॉइंट्स बहुत क्लियर रखना यहाँ पे, यहाँ से जरूर तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन बन सकता है, कहीं पे भी आप थ्योरेटिकल एग्जाम, स्कूल एग्जाम आप देते हैं तो यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये क्या होगा, ये सिर्फ ये बताता है कि आपका इवेपोरेशन सबसे ज्यादा कब हो। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इस काम में आपकी बहुत ही अच्छे से हेल्प कर सकती है, आपकी मदर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है कि आपको बस ये देखना है कि मम्मी बिना हीट किए पानी को कैसे उड़ाएं। तो वो उनके पास इतने ट्रिक्स होते हैं जो कि वो कपड़ों को सुखाने में या कैसे भी यूज करते हैं। गीले कपड़े हैं, अगर बारिश का मौसम आ गया तो कैसे सुखाना है, सर्दी है तो कैसे सुखाना है, ठीक है, गर्मियां हैं तो कैसे सुखाना है। तो मेजर पर्पस हमारा क्या है यहाँ पे, पानी को इवेपोरेट करना, और बेस्ट एग्जाम्पल है जिस तरीके से हम कपड़ों को सुखाते हैं वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे लगते हैं। तो पहला है सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। अगर आपके पास कोई गीला कपड़ा है और उसको आप इकट्ठा करके रख दो, उसकी आपने फोल्डिंग्स बनाई और उसको रख दिया, सेम उसी टाइप का गीला कपड़ा आपने लिया जिसको आपने फैला के रख दिया, कौन जल्दी सूखेगा, जो कपड़े को आपने फैला के रखा है, क्योंकि उसकी ज्यादा सरफेस एयर से एक्सपोज है, ज्यादा एयर आके टकराएगी तो वो जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है, जिसको हम पूरा खोल के फैला के रखते हैं। ऐसा कपड़ा नहीं सूखता जिसको हम एक कंडेंस्ड फॉर्म में रख देते हैं, जिसको हम फोल्ड करके रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस से ही होता है। तो यहाँ पे कहा है कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड जो है पहला फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड होगी कोलिजन के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो अनफोल्डेड क्लोथ्स है वो जल्दी सूख जाते हैं, ड्राइड फास्टर देन फोल्डेड वन। Alright, so let's move on to the next factor which affects the rate of evaporation. Okay, so please do subscribe our channel, that is Ved Science. Okay, और आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, so for that please press the bell icon. टेम्परेचर, अभी देखो दो कंपैरिजन करते हैं, सर्दियों में हमारे कपड़े ज्यादा सूखते हैं कि गर्मियों में। गर्मियों के टाइम में बाहर जो एयर होती है वो बहुत हॉट एयर होती है, ठीक है, लू होता है, लू बोलते हैं उसको, तो वो बहुत गर्म हवा, ऑलरेडी इतनी हॉट एयर होती है बाहर, तो हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों के टाइम में बाहर के जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इतनी ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो कपड़े देर से सूखते हैं। तो मतलब टेम्परेचर का क्या हो, जितना हम किसी भी चीज की टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो समर्स में जो गैस होती है, जो एयर होती है हमारी, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से गर्म हवा होती है। एंड गर्म हवा मतलब हाई एनर्जी की एयर, और हाई एनर्जी एयर है तो वो बहुत ज्यादा कोलिजन करेगी, तो जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करेगी लिक्विड को, तो जल्दी हमारे कपड़े सूखते हैं। और वही अगर सर्दियों की हवा है जिसका टेम्परेचर कम है, तो यानी कि उसकी एनर्जी भी कम है, तो जब वो टकराएगी कम एनर्जी ट्रांसफर होगा लिक्विड सरफेस को, तो इसीलिए इवेपोरेशन भी बहुत कम होगा। तो ये होगा हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस मोर इवेपोरेशन विल बी देयर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा,
ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ज्यादा पार्टिकल आके टकराएंगे और सारे पार्टिकल की खुद की भी बहुत हाई एनर्जी होती है, तो इस तरीके से हमारा इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। इसको कैसे समझ सकते हैं? बारिश के दिनों में कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी, क्योंकि बारिश के दिनों में ऑलरेडी एयर के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। अब जब आप पानी, जैसे कपड़े हैं इसको सुखा रहे हैं, यहाँ से उठ के पानी जाना है, ठीक है, लेट्स से यहाँ से लिक्विड ही जाना है उठ के, और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना सारा लिक्विड है, ऑलरेडी एयर जो है वो सैचुरेट है हमारे वाटर मॉलिक्यूल से, तो नए वाटर मॉलिक्यूल्स उठ के नहीं जाएंगे ऊपर। वहां पे क्या होगा? ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर कॉजेज ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर्स की वजह से ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें ऑलरेडी इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो नए वाटर मॉलिक्यूल्स उठ के नहीं जाएंगे, ठीक है, उठ के नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से जो हमारे, मैंने बोला कि आपने मदर से ये बहुत अच्छी टेक्निक्स, ये तो याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको, वो सारे टेक्निक्स बता देंगे आपको, ये सारे वही टेक्निक्स है कपड़े सुखाने के अलग अलग तरीके, ठीक है। यही है रेट ऑफ इवेपोरेशन को पढ़ने का तरीका। सो विंड स्पीड, ओके, जब सर्दियों में आपके कपड़े, सॉरी सर्दियों में कपड़े नहीं सूखते हैं, बारिश में आपके कपड़े नहीं सूखते हैं, तो मम्मियाँ क्या करती है? रूम में डाल के फैन ऑन कर देते हैं उनका, ठीक है, तो हवा से कपड़े सूख जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? विंड स्पीड। अब क्या है, मैंने बोला कि जब इवेपोरेशन में जो भी एनर्जी आनी है सारी एटमॉस्फेरिक एयर से आनी है, और जितनी ज्यादा एयर टकराएगी उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब हम क्या करते हैं? फैन ऑन कर देते हैं, फैन की वजह से हमारी जो एयर है वो विंड की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा एक्सेस एयर आके टकराएगी कपड़ों के, कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अगेन दिस इज द मोम्स टेक्निक कपड़े सुखाने की, ठीक है। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन द एयर सराउंड द वेट ऑब्जेक्ट बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, ठीक है। जैसे नॉर्मल अगर रूम में कपड़े रखे हैं, हवा की फ्लो नहीं है यहाँ पे, तो आसपास की एयर में वाटर वेपर्स जाती रहेंगी थोड़ी थोड़ी, बट अगर हम फैन ऑन कर देते हैं तो हर बार नई एयर आती रहेगी, तो इसीलिए वहां की जो एयर है उसमें भी ह्यूमिडिटी कम होगी और वहां पे रेट जो है बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो विंड स्पीड की वजह से, विंड स्पीड को इंक्रीज करके हम यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। अब जैसे कि बात करते हैं दो लिक्विड्स की, लेट्स से वन इज हनी है और दूसरा वाटर है, और थर्ड वन इज लेट्स से हम एल्कोहल लेते हैं जो हमारा सैनिटाइजर होते हैं, ठीक है। तो तीनों में अगर हम देखें तो तीनों को अगर हमने रखा है रूम में अलग अलग जगह पे, तो सबसे पहले कौन सी चीज गायब होगी? एल्कोहल, ठीक है। सेकंड नंबर पे वाटर, एंड देन हनी तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। इट्स नॉट ओनली द एयर विच अफेक्ट्स द इवेपोरेशन, वहां लिक्विड का नेचर कैसा है। क्या लिक्विड के आपस के फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे तो वो एक दूसरे पार्टिकल को जाने ही नहीं देंगे एयर में, इवेपोरेशन होने ही नहीं देंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक हैं, तो यहाँ पे इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने जो पढ़ा है फैक्टर, ये भी क्या है? फिफ्थ फैक्टर है हमारा किसका? इवेपोरेशन के रेट को इफेक्ट करने का, ठीक है। नेचर किसकी वजह से? इसका मतलब है अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बेस्ट बी कैरिड आउट इन अ, कहते हैं इवेपोरेशन सबसे अच्छे तरीके से किस कंटेनर में हो सकता है? फ्लास्क, चाइना डिश, टेस्ट ट्यूब और बीकर। चाइना डिश क्या होती है बेटा? इस तरीके से एक डिश होती है, ठीक है, इट्स लाइक अ बॉल, जो कटोरी होती है बॉल की तरह होता है। फ्लास्क इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। टेस्ट ट्यूब इज समथिंग लाइक दिस, एंड बीकर, अब बीकर भी और फ्लास्क भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फ्लास्क दो तरीके के होते हैं, अगर हम कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पे लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये चार कंटेनर है, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसी तरीके से हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? चाइना डिश जो है उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या हो जाता है? जब इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, अगर रिजल्ट क्या होता है? तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हाथ पे सैनिटाइजर रखते हैं आप और थोड़ी देर बाद जब वो गायब हो जाता है, गायब मतलब इवेपोरेट, जब वो इवेपोरेट हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है बेटा? उस टाइम पे आपके हाथों को बहुत ठंडा फील होता है, बिकॉज आपके हाथ की, आपके पाम में जो एनर्जी थी, जो हीट थी, उसी को गेन करके वो सैनिटाइजर इवेपोरेट हुआ है।
एयर से एक्सपोज तो है, एयर तो आके कोलाइड करी है, बट वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। आपने जस्ट रब किया और वो गायब। इसका मतलब कहीं और से उसको एनर्जी मिली। तो वो एनर्जी कहाँ से मिली है? आपकी पाम में, आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो हीट है, उसको गेन करके वो इवेपोरेट हुआ है। तो इवेपोरेशन का मतलब हमें कहीं ना कहीं से एनर्जी लेनी पड़ती है। इवेपोरेशन में हमेशा एनर्जी किसी न किसी चीज से एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, तब जाके उसकी एनर्जी एयर के बराबर होती है और वो एयर में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये जो इफेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, एज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, क्योंकि सरफेस से होता है। द इवेपोरेशन प्रोसेस, द सरफेस पार्टिकल लीव द सरफेस बाय टेकिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड। सरफेस का जो लिक्विड है वो बल्क ऑफ लिक्विड से एनर्जी लेके, बाकी के लिक्विड से एनर्जी लेके सरफेस वाले पार्टिकल इवेपोरेट होते रहते हैं। तो इन दी एंड क्या होता है, मान लो ये हमारा बल्क है। बल्क मतलब क्या? पूरा कंटेनर में जो पूरा पानी भरा हुआ वो है, और ये उसकी सरफेस है। लेट्स से दिस इज द सरफेस। तो अब क्या होगा, सरफेस के पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल से एनर्जी लेके चला गया, उड़ गया। नीचे वाले पार्टिकल से एनर्जी ली, इवेपोरेशन, एनर्जी इवेपोरेशन। तो क्या होगा, इन दी एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा, जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं अंदर, उनके पास कम एनर्जी बचेगी तो वो ठंडे हो जाएंगे। उनके पास कम एनर्जी तो वो ठंडे हो जाएंगे। यही हमारा एग्जाम्पल है जो कि आपको बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इवेपोरेशन कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है। ये कूलिंग जो है, उसी की वजह से आपके एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए हैं। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? बिकॉज कॉटन क्लोथ्स जो है वो दे एब्जॉर्ब द स्वेट व्हेन वी परस्पायर। पसीना जब आता है व्हेन वी परस्पायर, सो कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब द स्वेट, एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन इट एक्सपोज, जो कॉटन क्लॉथ है वो एक्सपोज करता है, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर दैट स्वेट टू गेट्स इवेपोरेट आउट। क्या कहते हैं, जो स्वेट है उसको एक्सपोज करता है कॉटन क्लॉथ पूरे एटमॉस्फेयर में, ताकि वो इवेपोरेशन हो जाए। तो जब हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो द मोमेंट वी परस्पायर, जैसे ही पसीना आता है तो क्या होता है, कॉटन क्लॉथ उसको एक्सपोज कर देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और वो क्या होता है, जल्दी ड्राई अप हो जाता है। और हमें ठंडा भी फील होता है कि हमारी बॉडी से भी टेम्परेचर लिया है इवेपोरेशन के लिए। तो इसीलिए हमें थोड़ा ठंडा फील होता है जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा कराता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है, Why does water got cooled in an earthen pot? एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्दन पॉट जो होता है, मटका जो पानी का होता है, उसमें पानी इतना ठंडा क्यों होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम द मोमेंट वी पोर वाटर इनटू द अर्दन पॉट, उस टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर बहुत पोर्स होते हैं। अर्दन पॉट की सरफेस में बहुत सारे पोर्स होते हैं जहां से पानी बाहर आ रहा होता है। ठीक है, तो अंदर वाला जो वाटर है वो बाहर आ रहा है धीरे 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 धीरे, बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं। तो जो बाहर पानी आया है, इट गेट्स इवेपोरेटेड because it is exposed to external environment. The moment it is evaporated, it causes cooling. That's why the water inside the earthen pot is cooled down. तो ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे जो सरफेस है, वहां पे बार बार सरफेस पे पानी आ रहा है अंदर से निकल निकल के, और सरफेस से इवेपोरेशन होता जा रहा है। तो इन द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो पानी इतना ठंडा हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि उसकी जो भी एनर्जी थी वो इवेपोरेशन में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही ठंडा पानी हो जाता है, बहुत ही ठंडा पानी हो जाता है हमारे अर्दन पॉट में, क्योंकि इवेपोरेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज व्हाई डू वी फील रिलीफ अंडर अ फैन व्हेन वी परस्पायर? जब बहुत पसीना आता है, व्हेन वी परस्पायर, देन व्हाई डू वी फील कोल्ड? ठीक है, तो ऐसा है कि हमें बहुत शांति क्यों फील होती है फैन के नीचे, क्योंकि पसीना आ चुका है अपने। ठीक है, द बॉडी इज वेट नाउ। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जब फैन ऑन करते हैं हम, तो फैन से एयर डिस्प्लेस होती है, विंड स्पीड इंक्रीज होती है। विंड स्पीड इंक्रीज करने से इवेपोरेशन इंक्रीज। सो द परस्पायर, जो हमारा स्वेट था, वो क्या होता है, इवेपोरेट हो गया, एंड वी फील कूल डाउन। तो वहां पे हमें ठंडक फील होती है बहुत ही, क्योंकि जो हमारा स्वेट है वो इवेपोरेट हो चुका होता है अंडर द फैन। तो पंखा कोई ठंडी हवा नहीं देता है हमें, इट इज अस दैट कीप अस कूल। ठीक है, तो ये परस्पायर की वजह से ही हम बहुत ही ठंडा फील करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसी के साथ हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। So the question is, select the correct order of evaporation for water, alcohol, petrol and kerosene oil. तो इसमें से देखना है कि किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो किसका इवेपोरेशन रेट सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में, कि कौन सी चीज सबसे पहले इवेपोरेट हो जाती है। तो वाटर तो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि हमारे पास केरोसिन ऑयल, अल्कोहल एंड पेट्रोल है। तो यहाँ पे आई गेस दिस इज द करेक्ट आंसर, वाटर
जो सबसे कम इवेपोरेट होता है, और पेट्रोल बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। तो इस वजह से अगर हम ये देखते हैं, तो हमारे डे टू डे ऑब्जर्वेशन से है, बट यहाँ से हम ये पता चल सकता है कि वाटर के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वाटर को इवेपोरेट होने में टाइम लगता है। बट हमारा जो पेट्रोल है, अल्कोहल यानी कि सैनिटाइजर में जो होता है, केरोसिन ऑयल है, ये इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है। इसका मतलब इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े वीक है। सो ऑलराइट, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज वेद साइंस। ओके, तो आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे सारे ओलंपियाड्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।